नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? पढ़ाई अच्छी चल रही है सभी की, मैं आशा करता हूँ। और तुम याद भी कर रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ तुम दैनिक दिनचर्या में अपने व्यायाम को भी जोड़ सकते हो। व्यायाम से आप स्वस्थ रहोगे। आए दिन जैसे रोगों के विषय में अपन सुन रहे हैं, और हार्ट अटैक की समस्याएं कोरोना काल के बाद जिस तरह से बढ़ रही हैं, और उसमें व्यायाम में आपको अपनाना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। और बेहतर बनाने से आपका जीवन भी बेहतर रहेगा और फिट भी रहेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। और लोगों को इस मुहिम से जोड़िए, और साथ ही पशु पक्षियों और जलाशयों के पानियों उनको भी साफ करते रहिए। और पशु पक्षियों के लिए जो पानी और दाने की व्यवस्था आप अपने जीवन में कर सकते हो और पुण्य कमा सकते हो। तो इसी के साथ अपन जो पढ़ रहे हैं ऋग्वेदिक काल है। ऋग्वेदिक काल में अपन ने ऋग्वेदिक काल का कालक्रम पढ़ा, और उसके बाद जो पढ़े उनकी प्राचीन नदियों के विषय में पढ़ा। और उसके बाद अपन जो पढ़ रहे थे वो है ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक जीवन, यानी कि ऋग्वेदिक काल के लोग उनकी राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा, कि वो अपने जीवन काल में क्या क्या है, जैसे प्रशासन उनका कैसा रहा होगा। प्रशासन के विषय में अपन पढ़ रहे थे। तो अब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा है कि सबसे छोटी जो उनकी इकाई थी वो ग्राम थी। ग्राम से मिलकर विश्व बना है और विश्व से मिलकर जन बना है। और जन के बाद में अपन देखेंगे कि महाजन पदों का भी उदय होगा। महाजन पदों का उदय होगा, और सबसे बड़ा महाजन पद एक मगध साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष होगा, जिसका उत्कर्ष होगा मगध महाजन पद। सबसे बड़ा जो महाजन पद होगा वो मगध होगा, और आसपास के ये जो जनपद हैं इनसे मिलकर बना है। आर्य जाति का आगमन कहाँ से हुआ, और आर्य का अर्थ क्या है, आर्यों की प्रमुख नदियाँ क्या थी, उनके अभी आधुनिक काल में क्या नाम है, जबकि उनके आर्यकालिक नाम क्या हैं, यानी कि ऋग्वेदिक कालिक नाम या उत्तर वैदिक कालिक नाम क्या हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया। तो अब अपन पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल का एक प्रमुख युद्ध है जिसके विषय में कभी कभी पूछ लिया जाता है, 10 राज्य युद्ध। उसके विषय में कभी कभी पूछ लिया जाता है। 10 राज्य युद्ध भरत वंश के और पुरु वंश के, उसमें जिस राज्य ने 10 राजाओं ने मिलकर, और ये क्यों हुआ, क्योंकि पहले भरत वंश में पुरोहित थे विश्वामित्र। भरत वंश के पुरोहित थे विश्वामित्र, और भरत वंश के शासक ने सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ ऋषि को अपना क्या बना लिया, पुरोहित बना लिया। और वहाँ से विश्वामित्र रुद्र होकर या क्रोधित होकर वहाँ से चले जाते हैं, और 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं का एक संघ बनाते हैं। और उस संघ के माध्यम से वो राजा सुदास से रावी नदी यानी कि पुरुषनी नदी के पास युद्ध करते हैं, और उस युद्ध में राजा सुदास ही विजय होते हैं, या विश्वामित्र की हार होती है, ये मान लो आप। तो विश्वामित्र की ही हार, वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की ही ये लड़ाई थी। राजा सुदास और 10 आर्य व अनार्य मिलकर नहीं थे। तो इसमें विश्वामित्र रुद्र हो जाते हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं, उनको पुरोहित पद से हटाने के कारण, और वशिष्ठ ऋषि को लेने के कारण, और वो सुदास के खिलाफ साजिश करते हैं, और 5 आर्य और अनार्य को एकत्र कर युद्ध के लिए रावी नदी के पुरुषनी रावी नदी के निकट वो लड़ते हैं। और तो कौन से 5 आर्य थे और कौन से 5 अनार्य थे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, रावी नदी यानी कि पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है, तो ये आप एक बार याद कर लेते हैं, और याद हो जाएगा अपने एक बार में और याद करने में। उसके बाद इसकी धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, और इसकी शिक्षा यानी कि स्त्री शिक्षा में जो महत्वपूर्ण स्त्रियां हैं उनका नाम। उसके बाद विवाह के प्रकार, अनुलोम और प्रतिलोम, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में विवाह और 16 संस्कार
उत्तर वैदिक काल में जो याद करने वाले चीज़ हैं, एक तो विवाह और एक उत्तर वैदिक काल, और इसके जो आश्रम है वो इसमें ही पढ़ लेंगे। तो दशराग्य युद्ध है। दशराग्य युद्ध ऋग्वेद के 8वें मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेख है? 8वें मंडल में इसका उल्लेख है। किसका? दशराग्य युद्ध का। दशराग्य युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है? 8वें मंडल में है। जबकि ये रावी यानी कि पुरुषनी, प्राचीन नाम पुरुषनी यानी कि ऋग्वेदिक नाम पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया या समीप लड़ा गया। किस किस के मध्य? किस किस के मध्य? भरत वंश के राजा सुदास प्लस 10 अन्य राजाओं के मध्य। उन 10 राजाओं में सबसे जो महत्वपूर्ण था, जिसने इसका नेतृत्व किया था, वो पुरुवंश के राजा थे। किसके राजा थे? पुरुवंश के राजा थे। और उनके पुरोहित 10 जो 5 आर्य और अनार्य राजा थे, उनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। पहले विश्वामित्र सुदास के क्या थे? सुदास के पुरोहित थे, और सुदास ने इनको हटाया। तब ये 5 अनार्य और 5 आर्य राजाओं को मिलाकर भरत के खिलाफ साजिश कर उस पर युद्ध कर देते हैं। लेकिन राजा सुदास, भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र की सहायता से, या विश्वामित्र जो पुरोहित है, उन वशिष्ठ ऋषि जो उनके पुरोहित हैं, उनकी सहायता से विश्वामित्र को हरा देते हैं। 5 आर्य राजा कौन कौन से थे? पुरु, यदु, तुर्विस, अनु और दुहर्यु। अनार्य थे शिव, पक्था, अलीना, भलना और विशासनी। शिव, पक्था, अलीना, भलना और विश्वासनी, ये 10 क्या थे? 5 राजा थे। क्या थे? 5 अनार्य शिव, पक्था, अलीना, भलना और विशासनी। जबकि 5 अनार्य पुरु, यदु, तुर्विस, अनु और द्रुह। जबकि इसका 10 राजाओं के समूह को जिसने लीड किया या नेतृत्व किया, वो थे पुरुवंश के राजा। कौन थे? पुरुवंश के राजा। कौन थे? पुरुवंश के राजा। जबकि भरत की तरफ से भरत वंश के राजा सुदास ने ही लीड किया, नेतृत्व किया। जबकि पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ ऋषि थे। कौन थे? वशिष्ठ ऋषि थे। और इनके प्रशासन में जो महत्वपूर्ण और चीज़ें थी, वो थी कि यानी कि 12 रत्नीन होते थे। राजा सहित क्या होते थे? 12 रत्नीन होते थे। ये कभी कभी पूछा नहीं गया अभी तक, कभी पूछ ले तो आपको याद रहना जरूरी है कि राजा सहित 12 रत्नीन होते थे। सबसे महत्वपूर्ण पद किसका होता था? पुरोहित का होता था। इसी के लिए तो ये दशराग्य का युद्ध हुआ था, पुरोहित पद के लिए ही। भाई आपने देखा होगा, पुरोहित पद के लिए ही तो ये युद्ध हुआ था। स्पष्ट गुप्तचर को कहते हैं। स्पष्ट गुप्तचर को। स्पष्ट किसको कहते हैं? गुप्तचर को। जो पूर्व कहते हैं द्रुपति को। द्रुप की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? पूर्व। द्रुपति को क्या कहते हैं? पूर्व। जबकि कुलुप कहते हैं परिवार के मुखिया को। परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? कुलुप कहते हैं। तो राजनीतिक जीवन में परिवार सबसे छोटी इकाई, यानी कि राजनीतिक में तो सबसे छोटी इकाई ग्राम है, लेकिन परिवारों से मिलकर क्या बनता है? ग्राम मिलता है। तो परिवार के प्रमुख को कहते हैं कुलुप। क्या कहते हैं? कुलुप। उसके बाद परिवारों से मिलकर बनता है ग्राम, तो ग्राम के प्रमुख को कहते हैं ग्रामीणी। और ग्रामों से मिलकर बनता है विष। विष के प्रमुख को कहते हैं विषपति। और विषों से मिलकर बनता है जन, तो उसके प्रमुख को कहते हैं जनपति या राजा। ये है राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन, प्रशासन। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे इनके सामाजिक जीवन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, और फिर पढ़ाते हैं इनके सामाजिक जीवन। तो ऋग्वेदिक जो समाज है वो पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ग्रामीण सभ्यता थी। ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि ये पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। जबकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और ये वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में
10वें मंडल में, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, को कहाँ पे? पुरुष सूक्त में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और एक विराट पुरुष यानी कि ब्रह्मा या विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और चरण से शूद्र का निर्माण बताया गया है। और ये कर्म आधारित थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित। उत्तर वैदिक में चलते चलते ये क्या हो गई? जन्म आधारित हो गई थी। लेकिन ऋग्वेद काल में ये कर्म आधारित थी कि एक ऋषि का वाक्य सुना तो कह रहा है कि मेरे पापा एक क्षत्रिय हैं, मेरी माँ दाल पीसती है या घर घर जाकर दाल पीस के आती है, जबकि मैं एक पुरोहित हूँ। तो ये कर्म आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी? कर्म के आधार पर व्यक्तियों को जांचा जाता था, न कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ये धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। विवाह 2 प्रकार के थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। यानी कि अनुलोम विवाह तो वो थे जहाँ राजा का बेटा या बेटी किसी गरीब व्यक्ति से शादी करते थे, और प्रतिलोम विवाह था कि कोई गरीब बेटा या बेटी किसी राजा, क्षत्रिय, प्रशासन में पदाधिकारी उनकी बेटे या बेटियों से शादी करते थे। 3 तरह के वस्त्र पहनते थे, उष्णीय, उत्तरीय। उष्णीय जो पगड़ी पहनते थे, गर्म पगड़ी पहनते थे सर पर, उनको उष्णीय कहते थे। उत्तरीय, अधोवास। और आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहते थे। यही बात याद करने वाली है। वैसे तो खूब है सामाजिक जीवन में खूब है, व्यवसाय में, तो अपने वो ही लिखेंगे जो अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो लिखो, समाज कैसा था? समाज पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक था। और ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। नोट लगाओ, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष यानी कि जिसको ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पुरुष सूक्त में पैरों से शूद्र और जांघों से वैश्य। पैरों से शूद्र, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरुष सूक्त में विराट पुरुष या ब्रह्मा के किसके मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से वैश्य यानी कि क्षत्रिय, यानी कि लड़ाई का काम, पुरोहित का काम ब्राह्मण करेंगे,
और भुजाओं से क्षत्रिय लड़ेंगे और जांघों से वैश्य और किसी की पैरों से शूद्र, यानी कि सेवा करने का कार्य वैश्य और शूद्र का है। तो जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। कभी कभी अपन गलत कर देते हैं कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गई, जन्म आधारित हो गई, जबकि ऋग्वेद काल में ये क्या थी, कर्म आधारित थी। मैंने अभी भी उदाहरण दिया कि एक ऋषि ऋग्वेदिक काल में कह रहा है कि मेरे पिता क्षत्रिय हैं, जबकि माता दाल पीस रही है, और मैं एक पुरोहित हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, पुरोहित का कार्य करता हूँ। तो यानी कि तीन एक साथ कर्म दर्शा रहे हैं, और कर्म के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, उनका वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर। आगे देखो, वो वस्त्र है, तीन तरह के वस्त्र। उनके वस्त्र कैसे थे ऋग्वेदिक काल में? वस्त्र है अधो वस्त्र, एक तो अधो वस्त्र थे, एक उत्तरीय थे, और एक थे अधिवास। और सिर पर पगड़ी, गरम पगड़ी, जिसको उसनीय कहते थे। विवाह दो प्रकार के थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। विवाह दो प्रकार के थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। एक नोट लगा के लिख लो, यहीं मैं एक गोल घेरा बना देता हूँ। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। अविवाहित कंवारी रहने वाली को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। तो सामाजिक जीवन के विषय में मैं बता रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, पितृसत्तात्मकता, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में 10वें वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के कपड़े थे अधोवास, अधोवस्त्र, उत्तरणीय, अधिवास, सिर पर पगड़ी थी, उसको क्या कहते थे? उष्णीय कहते थे। विवाह अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, और आजीवन कुंवारी रहने वाली कन्या को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। यह है सामाजिक जीवन। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद काल में शिक्षा में पुरुषों के साथ साथ स्त्री शिक्षा का भी विशेष महत्व था। स्त्रियां भी शिक्षित थी, यानी कि शिक्षा में स्त्री शिक्षा का भी महत्व था। स्त्री शिक्षा का भी महत्व था, और शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी।
शिक्षा गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद दी जाती थी। बाद दी जाती थी। उपनयन संस्कार क्या था, ये अपन जो 16 संस्कार पढ़ेंगे तो उसमें मैं पढ़ा दूंगा कि शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ऋग्वेद काल में स्त्री शिक्षा का भी महत्व, पुरुषों के साथ साथ स्त्री शिक्षा का भी महत्व था। आपने याज्ञवल्क्य, यमनचिकेता, ये जो मैंने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था तो उस समय आपको पढ़ाया था कि स्त्री शिक्षा का भी विशेष महत्व रहा था। तो इसके साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और प्रमुख स्त्रियां इस काल की जो विदुषी स्त्रियां थी, विदुषी महिलाएं थी, उन 8वें मंडल में जिनका उल्लेख है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जिनका उल्लेख है, लोपमुद्रा है, घोषा है, पाला है, सिक्ता है, निवावरी है, सची है, पौलमी है, काक्षावर्ती है, इंद्राणी है, विश्वसारा है। ये प्रमुख क्या है, विदुषी महिलाएं थी। क्या थी, विदुषी महिलाएं थी। तो यानी कि शिक्षा में भी विशेष महत्व था। शिक्षा में भी क्या था, विशेष महत्व था। उसके बाद लिखो आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में ये लोग कृषि और पशुपालन पर ही थे। कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन इनका महत्वपूर्ण व्यवसाय था। कृषि व पालन पर ही ये आधारित अपना जीवन रखते थे। साथ साथ में व्यापार भी करते थे। और गाय, पवित्र पशु, पवित्र व अंध वया यानी कि न मारने वाली पशु थी। और प्रिय पशु, इनका प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था। प्रिय जो पशु था घोड़ा था। इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और अन्य पशुओं में देखें, ऊंट भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, हाथी भी है, कुत्ता भी है आदि अन्य पशुओं में। और व्यापार भी करते थे, ये व्यापारी भी थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। पणी कहते थे। और वस्तु विनिमय करते थे, पैसे नहीं थे, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देते थे, वस्तु के बदले वस्तु देते थे। वस्तु विनिमय ही इनका प्रमुख साधन था। और लोहे से परिचित नहीं थे। नोट लगा लो, ऋग्वेद काल में ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये चीज रखो। उत्तर वैदिक काल में लोहे का विकास होता है, लोहे से परिचित होते हैं। तो जैसे ही लोहे से परिचित होते हैं, नगरीय सभ्यताओं का फिर से विकास होने लग जाता है और नगरों में ग्रामीण सभ्यता टूट जाती है और बड़े बड़े नगरों का विकास होता है। आप लिख लो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे। ऋग्वेदिक काल का जो अंतिम टॉपिक है वो महत्वपूर्ण देवताओं से है। प्रश्न तो इसमें से क्या पता पूछे या नहीं पूछे, लेकिन अपनी किस्मत खराब हो, अपन नहीं पढ़ाएं और प्रश्न पूछ लिए तो ये अपने लिए खराब रहेगा, इसलिए ये पढ़ा ही देते हैं। तो प्रमुख देवताओं में अपन देखें तो सर्वप्रथम उन्हें घोष और पृथ्वी की उपासना की। बादल और पृथ्वी की, घोष मतलब बादल, बादल और पृथ्वी की उन्होंने सबसे पहले उपासना की। उसके बाद इंद्र को सभी देवताओं से प्रमुख माना, यानी कि सभी देवताओं से ऊपर इंद्रपति को माना। इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना। जबकि और सभी देवताओं से मिलने के लिए
जिस देवता का उपासना की जाती थी, जिस देवता को मनाया जाता था, वो थी अग्नि। आज भी अपने अग्नि ही, यानी कि किसी भी देवता के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वो अग्नि की ही सहायता ली जाती है, अग्नि और जल की ही सहायता ली जाती है कि अग्नि में घी या कुछ डालकर अग्नि के यज्ञ करवा कर। और अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कालीन देवता था। तो उसके बाद अग्नि के बाद वरुण नदियों, जल और समुद्र का देवता था। वरुण नदियाँ, जल और समुद्र का देवता था। सोम सोमरस का देवता था। पुर्नज्य पर्णज्य वर्षा का देवता था। और सूर्य को जो आपने गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो अपना गायत्री मंत्र है, जो संवर्त ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित है, वो सूर्य को ही समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? संवर्त ऋषि द्वारा सूर्य को ही समर्पित है। तो ये ऋग्वेदिक कालीन अपनी ये क्लास ख़त्म होती है। अपने पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालिक, एक क्लास और लेंगे, बस उत्तर वैदिक काल की एक क्लास और हो जाएगी। और अपना वैदिक काल, यानी कि 2 टॉपिक प्राचीन भारत के 8 में से 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे अपने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। 8 टॉपिक हैं, यानी कि आप टेंशन फ्री रहो। फर्स्ट ग्रेड से पहले आपके आधुनिक भारत और ये प्राचीन भारत दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके साथ राजनीति विज्ञान और राजस्थान की कला और संस्कृति, ये सभी मैं ख़त्म करने की, यानी कि पूरी करने की, कोर्स को पूरा करने की कोशिश करूँगा। और आप हंसते रहते, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए उत्थान क्लासेज खरवा। धन्यवाद। राम राम सा। बाहर बहुत तेज़ बारिश आई हुई है, तो तेज़ बारिश में देखते हैं अभी क्या होता है। चलो धन्यवाद। लिख लो आप। राम राम सा।